हेलो स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत हमने कंडक्टेंस क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। दो प्रकार से हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे कि हम कप्पा कहते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ या 1/ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। इसके अतिरिक्त हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बात करी थी कि जो तुल्यांकी चालकता है वो वह क्या होती है। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन उसमें देखी थी कि तुल्यांकी चालकता उस सॉल्यूशन की चालकता है जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो, मतलब कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जिसमें विलय होता है उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन भी कर ली थी। इसी के साथ में आपने जो तुल्यांकी चालकता है उसे किस प्रकार से बताया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी हमने देखा था। आज हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आणविक चालकता। आणविक चालकता जो है क्या होती है, तो जब हम किसी पदार्थ के एक मोल को, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में जब हम व्यक्त करते हैं तो वह आणविक चालकता कहलाता है। इसमें हम किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल या 1 ग्राम अणुभार को 20 मिलीमीटर विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर आयन जो उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा जो चालकता प्रदर्शित की जाती है उसे आणविक चालकता या मोलर चालकता कहा जाता है। तो मोलर चालकता का मान यदि कई बार आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो मोलर चालकता या आणविक चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता को यदि हम 1 मोल विद्युत अपघट्य रखने वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्राप्त होती है। इसको हम कप्पा इंटू वी से भी बताते हैं और v जो है 1000/m के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये देखना होगा कि आपके न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यू दी रखी हैं और क्या पूछा गया है, तो उसके अनुसार आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि जो आणविक चालकता या किसी भी प्रकार की जो चालकता का मापन जो किया जाता है वो चालकता सेल के द्वारा किया जाता है। चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो एक निश्चित दूरी के ऊपर उपस्थित होते हैं और उसका निर्धारण जो है जो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है वो उसका सेल कांस्टेंट होता है। सेल कांस्टेंट वह गुणक है जिसे विलयन की प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर चालकता प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो उसका मान विशिष्ट चालकता का मान चालकता इंटू सेल कांस्टेंट के बराबर होता है। इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल आपसे आपके पेपर्स में पूछा गया है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चालकता को प्रभावित करते हैं, तो उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो है टेम्परेचर। किसी भी कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ बढ़ती है। स्वाभाविक है क्योंकि स्पीड ऑफ आयन जो है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उनकी ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो चालकता का मान में भी परिवर्तन होगा। तो इसका यदि हमें स्पष्टीकरण पूछा जाए तो पहली बात तो है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्पीड ऑफ आयन बढ़ती है। दूसरा, स्पीड ऑफ आयन बढ़ने के कारण विस्कोसिटी का कम होना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी जो है उसके मध्य के जो बल हैं वो दुर्बल होने लगते हैं
और आयन अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। दूसरा पॉइंट है प्रेशर। जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो यदि डज नॉट चेंज बाय चेंज इन प्रेशर, तो जो कंडक्टिविटी है वो सामान्यतः प्रेशर के जो चेंज होता है उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, परंतु सॉल्वेंट जो होता है वो ज़रूर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस इन आयनाइजेबल इन पोलर सॉल्वेंट विद लेसर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो रिज़ल्ट होता है वो है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करता है। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बीच में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है, मतलब कि जो अपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इस कारण से जो है दिस ऑल्सो डिक्रीज देयर कंडक्टिविटी। तो इस कारण से हाई कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट विद हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कंडक्टिविटी को प्रभावित करता है, क्योंकि उससे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी बदल जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था टेम्परेचर में भी कि किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी का मान कम हो जाता है। तो इसी तरह से जो विस्कोसिटी है, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द वॉल्डन्स रूल। वॉल्डन्स रूल्स के अनुसार क्या है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो जैसे जैसे विस्कोसिटी का मान बढ़ेगा उसकी जो कंडक्टिविटी है उसका मान कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइल्यूशन। अधिकतर आपसे डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से जो तनुता है या डाइल्यूशन है वो स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को प्रभावित करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रभाव होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रभाव देखे गए हैं। तो चलिए, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें स्लाइड में बता रखा है उनको एक एक चीज़ को लेते हैं। सब पहली चीज़ है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उन दोनों ही केसों में डाइल्यूशन का क्या प्रभाव होता है। तो ये देखा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ डाइल्यूशन जब बढ़ाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वो बढ़ते हैं, परंतु जितनी संख्या में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, यदि हम जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है उनके बीच में तुलना करें तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका मान कम हो जाता है विद द डाइल्यूशन। इसी तरह से इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो उसमें डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस की संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, परंतु जो वॉल्यूम में जो परिवर्तन हो रहा है वो इतना अधिक होता है कि कुल मिलाकर जो कंडक्टिविटी जो होती है उसका मान, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान जो है वो कम हो जाता है। तो दोनों ही केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है। दूसरी बात है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में किस प्रकार से डाइल्यूशन से प्रभावित होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि आयनीकरण की मात्रा जो है वो डाइल्यूशन से प्रभावित होती है, क्योंकि इसमें हमने नियम भी पहले पढ़ रखा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो प्रभावित होती है, तो जो नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ करते हैं डाइल्यूशन के साथ। और चूंकि कंडक्टेंस जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो नंबर ऑफ आयंस पर निर्भर करती है, तो यही कारण है कि जो कंडक्टेंस होती है वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की
तेज़ी के साथ में डाइल्यूशन से बढ़ती है। अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस का मान तो डाइल्यूशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्सपोनेंशियली तेज़ी के साथ में बढ़ता है। परंतु यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उस केस में चूँकि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो डाइल्यूशन से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो नंबर ऑफ आयंस जो बढ़ने चाहिए थे उतने वो ऑलरेडी मैक्सिमम होते हैं। परंतु यहाँ एक नई चीज़ आ गई है कि जो डिग्री ऑफ मूवमेंट ऑफ जो है आयंस का वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण से इक्विवेलेंट कंडक्टर्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, उसमें डाइल्यूशन के साथ जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मान भी बढ़ता है। ऑल्दो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें इसके मान में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, परंतु इसमें बढ़ता तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, परंतु वो लीनियर होता है और बहुत कम इसके मान में परिवर्तन आता है। तो ये आज हमने जो है डाइल्यूशन किस प्रकार से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को प्रभावित करता है और वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में क्या और किस प्रकार से मान में परिवर्तन होता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी किस प्रकार से प्रभावित होती है, उसका आज हमने अध्ययन करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डाइल्यूशन का और किस किस पर प्रभाव पड़ सकता है और कोलरॉश लॉ क्या है उसके बारे में डिस्कस करूँगी।